ठीक है जी। अच्छा, तो इस बार उन्होंने जो सेंटर्स हैं वो आप लोगों के चेंज कर दिए हैं, उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल जो है वो स्टूडेंट्स की तरह वो भी जो है एग्जामिनेशन हॉल में वहाँ पे जाएगा। ठीक है। पहले इस तरह नहीं था, पहले हम लोगों का सिंपल जो हमारे एग्जामिनर्स थे वो आते थे एक्सटर्नल वाले, तो हमें पता होता था कि हमारा एक्सटर्नल कौन आ रहा है, किस यूनिवर्सिटी से आ रहा है। फिर उसका कुछ ये भी आइडिया होता था कि अगर वो लास्ट ईयर आया तो उनका क्वेश्चन किस तरह से होगा, क्या क्या वो क्वेश्चन करेंगे, या क्या पूछ सकते हैं, किस बुक में से वो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या प्रैक्टिकल या ऑस्पी वगैरह। जब हम लोग थे, हमारा बैच जो मेरा है, मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल की ग्रेजुएट हूँ, मेरा 2019 का बैच है, 2015 से 19 वाला। तब हमारी ऑस्पी हुई थी, मेडिसिन की हुई थी हमारी। उसमें उन्होंने एक्सरेज लगाए हुए थे, आपने उसको डायग्नोसिस आपने बताना था, और वो सिंपल आपको 20 सेकेंड्स देते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो आपको 1 मिनट दे देंगे, नहीं तो वो 20 सेकेंड होते हैं, और आपने आगे मूव करना होता है, उससे अगले ने अगले टेबल पे मूव करना होता है। ठीक है। तो ऑस्पी जो है वो आपकी, जब उन्होंने सेंटर चेंज कर दिया है तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार ऑस्पी होगी। मोस्टली उसके बाद ऑस्पी नहीं हुई, वो नहीं पूछते इस तरह का कोई भी क्वेश्चन। वो जो है क्या कहते हैं, ओरली आपसे एग्जाम ले लेते हैं। ठीक है। तो इस बार अपने आप को मेंटली एक तो इस चीज के लिए प्रिपेयर रखें कि आप लोगों का वाइवा जो है वो सख्त होगा। मे बी एग्जामिनर्स आपके वही हो जिन्होंने हमारे वाइवास लिए हैं, लेकिन थोड़ा सा इन्वायरमेंट चेंज होगा। ठीक है। तो स्ट्रेस नहीं लेना, लेकिन ये है कि तैयारी आपने अच्छी करनी है। और तैयारी जिस तरह से आप लोगों ने अपनी रिटर्न पार्ट की है, सेम उसी तरह ये भी है। लेकिन ये है कि इसमें आपका जो रोटेशंस का पार्ट है वो मोस्टली इसमें आपका हेल्पफुल होगा। ठीक है। आप लोगों ने रोटेशंस पे जो जो चीज सीखी हुई है वो आपकी इसमें काम आनी है। आप लोगों ने अगर एक्सरेज में ड्यूटी की हुई है, आप लोगों ने अगर फ्लोरोस्कोपी में ड्यूटी की हुई है, तो जो चीजें आप लोग डेली आप डीलिंग करते हैं पेशेंट्स के साथ, वही क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे। कई बार वो इतने इजी क्वेश्चंस पूछते हैं कि उस पे भी स्टूडेंट्स ब्लंडर मार रहे होते हैं। ठीक है। वाइवा का सबसे पहला पॉइंट कि आप लोगों ने अपने आप को कंफर्टेबल रखना है। आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप उसको सॉरी कह दें, लेकिन कभी भी क्या कहते हैं, उसके सामने कांपे नहीं, या आप लोग जो हैं वो आपकी ट्रेम्बलिंग वॉइस ना हो, आपकी आवाज कांपनी नहीं चाहिए कभी भी। सबसे मेन चीज आपके वाइवा में वो आपका बॉडी कॉन्फिडेंस और आपका अपना कॉन्फिडेंस बोलने के लिए। आपकी वॉइस से पता लग जाता है कि आप लोग जो है वो कॉन्फिडेंट आंसर दे रहे हैं, या आप लोग बस इसी तरह से टाइम गुजार रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज आप लोगों की ये होनी चाहिए कि आपका कॉन्फिडेंस, आपकी जो क्या कहते हैं फिर, आपकी प्रेजेंटेशन, आप लोगों की ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, आप लोगों ने अपने लैब कोट्स पहने हो। ठीक है। ये भी मैटर करती है। फिर आपने जाके एग्जामिनर को सलाम करना है, सलाम करने के बाद उनसे इजाजत लेके आपने सीट पे बैठना होता है। अगर वो आपको इजाजत दें कि बैठ जाएं, फिर आपने बैठना है, फौरन से खुद जाके आपने नहीं बैठ जाना। ठीक है। फिर कुछ को वो कंफर्टेबल करने के लिए वो हालचाल भी पूछ लेते हैं, आपने उसका भी इतना टू द पॉइंट आपने आंसर देना है। दूसरी बात, अगर वो आपसे आपकी बुक का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो आपने कभी भी उसको लेंथी क्वेश्चन की तरफ नहीं लेके जाना, उसका आंसर कभी भी लेंथी नहीं देना, टू द पॉइंट उसको आंसर देना है, क्योंकि वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमेशा आपके आंसर में से निकालेगा। ठीक है। तो कोशिश करनी है वो आपसे जो भी क्वेश्चन करे, आपने उसको लिमिटेड जवाब देना है, जिसमें वो भी जो है वो क्या कहते हैं, आपसे एग्री हो जाए और आप भी एग्री हो जाए। ठीक है। एक्सटर्नल के लिए, इंटरनल के लिए, दोनों के लिए यही है। आपके इंटरनल आपकी यूनिवर्सिटी से जो भी जाएंगे वो हेल्प करते हैं। ठीक है। लेकिन क्योंकि इस बार क्राइटेरिया और सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं, इस वजह से चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो सकती हैं, तो इसलिए बेहतर ये है कि आप लोगों को अपनी जो चीज़ें उन पे कमांड होनी चाहिए। लास्ट ईयर जिन्होंने वाइवा दिया है, थर्ड ईयर वाले, उनसे राब्ता करें और उनसे क्वेश्चंस पिछले साल के कुछ कुछ पूछें, ताकि आपको आइडिया हो कि वाइवा में क्वेश्चंस किस तरह के किए जाते हैं। क्योंकि हम लोग इमेजिंग वाले हैं, हमारे मोस्टली क्वेश्चन, हमारी कोई भी बुक हो उसमें वो एक्सरे से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी पूछ लेते हैं। ठीक है। एक्सरे की, और जो मोस्टली क्वेश्चन वो पूछते हैं वो एक्सरे की प्रोटेक्शन आ जाती है। ठीक है। एक्सरे प्रोटेक्शन के अलावा फिर वो केवीपी एमएस के बारे में पूछ लेते हैं, उनके फैक्टर्स पूछ लेते हैं कि अगर आपने चेस्ट एक्सरे करना है तो आप कितना केवीपी देंगे, आप कितना एमएस देंगे। और एक चीज याद रखें, जो एग्जामिनर बैठा होता है ना,
वो कई बार उनको नहीं, इतनी चीजें, इतने टेक्निकल पॉइंट्स उनको नहीं पता होते, बिकॉज अगर कोई रेडियोलॉजिस्ट लेने के लिए आ रहा है तो बेटा उसको प्रोसीजर तो पता होगा, लेकिन उसको आपके ये टेक्निकल पॉइंट्स नहीं पता होंगे। तो अगर आपको वो नहीं आते, लेट्स सपोज आपसे उसने केवीपी और एमएस पूछा है चेस्ट एक्सरे का या किसी का भी, आपको नहीं आता, आप उससे अपने माइंड में ये याद रखें कि आपने पेशेंट को रेडिएशन डोज कम से कम देनी है। अगर वो आपको पेशेंट की एज बता देता है तो आप उस लिहाज से उसको बता दें कि इतनी हम दे देंगे, ठीक है। उसको टेक्निकल फैक्टर्स इतने नहीं पता होते। लेकिन अगर आपका एक्सटर्नल कोई टेक्नोलॉजिस्ट ही आ रहा है, मोस्टली एमआईटी का जो एफएमएच से हमारा तो दानियाल साहब लेने आया करते थे, और वो काफी तंग भी किया करते थे, ठीक है। तो वो एक्सरे से रिलेटेड और वो फिजिक्स के क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। मुझे याद है कि हम लोगों का न्यूक्लियर मेडिसिन हालांकि फाइनल ईयर में हमारा होता है, लेकिन उसने मेरे से वो न्यूक्लियर मेडिसिन का एक वैसे ही टेक्नीशियन, उसमें हम लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज करते हैं, जो उसने पेपर पे लिख के, तो उसने मेरे से क्वेश्चन किया कि ये क्या लिखा हुआ है मैंने, और उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था, ठीक है। तो ये है कि एक तो कोशिश करें कि आपको पता लगे आपके एक्सटर्नल्स कौन से आने हैं, ठीक है, और इंटरनल आपके कौन से जाने हैं यहाँ से, ठीक है जी। अब बुक जो है, अकॉर्डिंग टू बुक, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी, नोट कर लें, और उससे आगे क्वेश्चन आपके आएंगे। अपना सिलेबस जो है वो एक बार आप दोबारा रीड कर लें। अब आपने उसमें से वो वाला पार्ट रीड करना है जिसका आपका वाइवा से रिलेटेड है। जो आप लोगों का 4 इयर्स का जो सिलेबस है उसमें एंड पे उन्होंने प्रैक्टिकल पार्ट भी दिया होता है, तो वो प्रैक्टिकल पार्ट आपने लाजमी रीड करना है अब वाइवा के लिए, ठीक है जी। जीआर के लिए आप लोगों के मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो बेसिक आपको एक्सरेज पता होने चाहिए, और जो सबसे मेन वो रखते हैं वो चेस्ट एक्सरे रखते हैं, क्योंकि जो है वो चेस्ट एक्सरे कुछ भी हो, कोई डिजीज है, कोई लंग की डिजीज है, तो चेस्ट एक्सरे लाजमी करवाना होता है उन्होंने, ठीक है। तो वो रखते भी वहां पे आपकी जो ऑस्पी वगैरह है उसके लिए वो चेस्ट एक्सरे लगते हैं। अगर वो ऑस्पी ना भी दें तो उन्होंने ल्यूमिनेटर पे सामने एक्सरे लगाया होता है, वो आपको वो दिखा देते हैं कि ये देख के बताइए आपके सामने क्या लगा हुआ है। कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है? नहीं तो अपने माइक बंद रखें प्लीज, ठीक है। तो आप लोगों को एक्सरे का पता होना चाहिए कि एक्सरे जो है नॉर्मल क्या होता है, फिर मे बी वो आपको डेक्स्ट्रोकार्डिया का एक्सरे लगा दें और आपसे पूछें कि ये क्या है, ठीक है। आपने जब एक्सरे देखना है तो बेटा उसके ऊपर मार्कर लगा होता है, मोस्टली मार्कर मेंशन होता है एक्सरे पे, लेकिन अगर उन्होंने आपको थोड़ा सा तंग करने के लिए मार्कर, अरे कोई और चीज लगा दिया, मास्क कर दी को की तरफ दे देना। अगर शेडो आ रहा है तो आपकी वो लेफ्ट साइड होगी, तो वो राइट साइड जो ये वो ये स्कल का है, ये पोजिशन के बारे में, पेशेंट की पोजीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपने चेस्ट एक्सरे करना है तो उसके लिए पेशेंट की पोजीशन क्या होगी, ठीक है। फिर पोजीशनिंग टर्मिनोलॉजीज जीआर का, वाइवा के लिए जीआर का चैप्टर फर्स्ट जो आपका, वो लाजमी पढ़ के जाइएगा। वो आपके रिटर्न के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था और वो आपके वाइवा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें उन्होंने जनरल रेडियोलॉजी में जो कन्वेंशनल रेडियोलॉजी है उसका पार्ट भी दिया हुआ है, और जो अभी हमारी जो डिजिटल रेडियोग्राफी है उसका पार्ट भी है उसमें, जिसमें आपके पैक्स का और डाइकॉम वगैरह ये सब कुछ। तो अब पोजिशनिंग टर्मिनोलॉजीज हो गई, उसमें आपके प्लेन्स भी आ जाते हैं, एनाटॉमिकल प्लेन्स, तो वो जो जीआर का फर्स्ट चैप्टर है वो आप लोगों ने लाजमी रीड करना है। फिर वही बात, पेशेंट प्रिपरेशन है, डिफरेंट एक्सरे, यहाँ जीआर के जो प्रोसीजर्स हैं, जीआर के प्रोसीजर्स में हिस्टेरोसेल पिंजो लाजमी सुनते हैं, अगर कोई फीमेल आ गई है तो वो पूछेगी इस बारे में। फिर आपसे जो है वो पूछ सकते हैं साइनोग्राम, लूपोग्राम, ठीक है। कोशिश आप लोग ये भी करें कि अगर आपको एक्सटर्नल का पता लग जाता है कि कहाँ से आना है, तो आप ये देखें कि वहां पे मोडेलिटी कौन सी है, ठीक है, और कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं। वो मोस्टली जहाँ पे जिसका जिस तरह का एक्सपोजर होता है उसके क्वेश्चंस भी उसी तरह के होते हैं,
ठीक है, ये चीजें अगर आप पहले से मालूम कर लेंगे तो काफी हद तक चीजें आसान हो जाती हैं। दूसरा, रेडिएशन प्रोटेक्शन। रेडिएशन प्रोटेक्शन वो आपको जो है वो मेडिसिन में भी पूछ सकता है, अगर वो आपसे कोई इमेजिंग डायग्नोसिस बनाना है उसमें, तो उसमें भी पूछ सकता है। वो आपसे जीआर में भी पूछेगा, आरएसटी में भी पूछेगा। ठीक है। फिर इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जो हम लोगों को मैम आयशा थी हमारी, जो जीआर हम लोगों को पढ़ाती थी, प्रोसीजर वाला पार्ट, वो हमसे इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन और उनकी जो थी, ये बेसिक रिक्वायरमेंट ये थी कि आप उनको इंग्लिश में आंसर करें। ठीक है। तो अगर आप लोगों का एग्जामिनर आपको इंग्लिश में क्वेश्चन करता है तो आपने उसको सिंपल इंग्लिश में आंसर देने की कोशिश करनी है। अगर आपकी अच्छी है इंग्लिश तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो सिंपल में देने की कोशिश करें, नहीं तो कोशिश करें कि उर्दू और इंग्लिश मिक्स करके बता दें। वैसे रिक्वायरमेंट उनकी इंग्लिश में होती है। ठीक है। फिर आपको कंट्रास्ट मीडिया रिएक्शन, चैपमैन के फर्स्ट 2 चैप्टर्स, ये आपके सारी जिंदगी आपके साथ रहने। ठीक है। तो कंट्रास्ट मीडिया रिएक्शंस आपको पता होने चाहिए। आप उसकी मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे, तो इस हवाले से क्रैश कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। फिर है हैंडलिंग ऑफ ट्रॉमा पेशेंट्स। क्या आप में मुझे कोई बता सकता है कि अगर आप लोगों ने ये जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ, हाउ टू शिफ्ट पेशेंट फ्रॉम आईसीयू एंड वार्ड्स फॉर एक्सरे और एनी प्रोसीजर, आप लोग क्या प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे? आप लोगों ने अगर रोटेशंस की हैं तो आप किस तरह से पेशेंट को शिफ्ट करवाते हैं? कोई बताएगा? ठीक है। हमेशा याद रखें कि अगर आपने कोई सिक पेशेंट है, लाइक वार्ड से आ रहा है और आईसीयू से आ रहा है, तो उसका एक बेसिक प्रोटोकॉल होता है और उसको पूरा फॉलो करना जरूरी होता है। उसमें कंसेंट फॉर्म होता है, फैमिली का कंसेंट फॉर्म होता है, डॉक्टर साथ आता है, नर्स साथ आती है, और वो अपनी जो कह लें कि लाइफ सेविंग मेजर्स हैं वो साथ करके आते हैं। वो अगर ऑक्सीजन पे है पेशेंट तो उसका ऑक्सीजन सिलेंडर साथ आता है, नहीं तो उसका जो है क्या कहते हैं लेरेंजोस्कोप वगैरह वो सब कुछ, या ऑक्सीजन की बेसिक जो है वो डिमांड पे है अगर, तो वो भी उसकी सारी चीजें उसके साथ लेके आते हैं। ठीक है। तो ये आपने उसको ये क्वेश्चन पूछा होगा उन्होंने कि आप एक्सरे के लिए अपने पेशेंट को शिफ्ट करवाना है, क्योंकि अगर आप लोगों का जो मोबाइल एक्सरे है वो नहीं अवेलेबल, तो आपको पेशेंट को डिपार्टमेंट में लेके जाना पड़ता है एक्सरे के। तो वो कई बार बहुत ज्यादा आपको जो है वो डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, तो उस दौरान कई बार पेशेंट एक्सपायर हो जाते हैं, कुछ पेशेंट्स एक्सरे टेबल पे एक्सपायर हो जाते हैं। तो इस वजह से उसका पूरा एक प्रोटोकॉल होता है कि आपने पेशेंट के साथ डॉक्टर, पेशेंट के साथ उसके नर्स अटेंडेंट्स उनका होना जरूरी है। ठीक है। और फिर है पेड्स एक्सरे, आप किस तरह से करते हैं, किस प्रोजेक्शन में करते हैं आप बच्चे का एक्सरे? पैरानेजल साइंसिस का अक्सर आता था हमारे डिपार्टमेंट पे, चाइल्ड हम्म। का। अच्छा, मैं वैसे पूछ रही हूँ कि पेड्स में आप वैसे एक्सरे आपने चेस्ट का करना है। वैसे चेस्ट मोस्टली हम लोग कौन सा व्यू करते हैं? पीए व्यू करवाते हैं। पीए व्यू करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि आपका जो कार्डिक शेडो है या हार्ट शेडो है वो मिमिक ना करे कार्डियोमायोपैथी से। ठीक है जी। तो बच्चे का एक्सरे जो है ना, वो भी एक बहुत कह लें कि मुश्किल होता है करना। तो कुछ के लिए प्रोटोकॉल ये होता है कि आप उनको सीडेट करके लेके आए। अगर बच्चा बहुत तंग करता है, आपने उसका कोई भी टेस्ट करना है, एक्सरे करना है, सीटी करना है, एमआरआई करना है, तो उसका प्रोटोकॉल होता है कि आप उसको जो है वो डोर्मिकम, डोर्मिकम वो मेडिसिन का नाम है जो आप उसको देते हैं। ठीक है। वो 0.5 देना होता है, कोई वन, वैसे 0.5 की डोज से स्टार्ट करते हैं डोर्मिकम अपने पेशेंट को जो देना है, उससे वो सीडेट हो जाता है। और कुछ इतने ढीठ होते हैं, आज एक पेशेंट का एमआरआई था, बच्चा था और वो इतना छोटा भी नहीं था, लेकिन उसको 3-4 डोजेस हम दे चुके थे। वो उल्टी सीधी बातें करने लग गया था, लेकिन वो सो नहीं रहा था। ठीक है। तो कुछ पे इफेक्ट नहीं होता इतना खास, कि वो सोते नहीं है जल्दी। तो उसको आप फिर वापस भेजेंगे इनकेस आपने, वो आपसे क्वेश्चन करता है कि आपने उसको 3 डोजेस दे दिए हैं, उसके बाद भी वो बच्चा नहीं सो रहा और उसका एक्सरे जरूरी भी है, आप क्या करेंगे? आप उसको वापस भेज देंगे। आप कभी भी नहीं करेंगे जब तक आपका पेशेंट कंफर्टेबल नहीं है और पेशेंट आपका आपके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा। ठीक है। फिर चेस्ट पीए की इंस्ट्रक्शंस वो आपसे पूछ सकते हैं। पीए की इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? कि इसमें आपने ब्रेथ होल्ड करना होता है, और ब्रीदिंग जो है वो हम होल्ड क्यों करवाते हैं बच्चों? हम ब्रीदिंग होल्ड क्यों करवाते हैं? वो एक तो हम से अवॉइड करने के लिए। हम्म। आर्टिफैक्ट्स प्रोड्यूस
मोशन ब्लड की, और सेकेंडली जो है ना वो हमारे जो रिस्पायरेटरी लाइक लंग्स, ट्रेकिया वगैरह अपनी नॉर्मल पोजीशन में हो। यस, ठीक है, ये इस तरह के टेक्निकल क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। फिर आपने ट्रॉमा पेशेंट की हैंडलिंग पढ़ के जानी है, वो एंड पे जीआर में चैप्टर में दिया हुआ है। मतलब आपने अब एक रीडिंग देनी है, पढ़ा तो आपने पहले ही है, आपने पेपर भी दे दिया, तो अब आपने उसको रिवाइज करके जाना है, चीजों को रीड करके जाना है लाजमी। ठीक है, फिर मेडिसिन का आप देखते हैं कि मेडिसिन में वो हमसे क्या क्वेश्चन कर सकता है। मेडिसिन में आप लोगों का वाइवा का पोर्शन उसमें अलहदा से लिखा हुआ है, तो इसलिए प्लीज उसको एक बार लाजमी रीड करिएगा। उसमें वो विनीपंक्चर टेक्निक के बारे में पूछते हैं। विनीपंक्चर होता है जो है वो आईवी पास करना, ब्रेनुला पास करना, वो विनीपंक्चर टेक्निक है। तो उसका सबसे मेन स्टेप क्या होगा कि आपने सबसे पहले अपने हैंड सैनिटाइज करना है। अपने आप को पहले सैनिटाइज करेंगे, फिर पेशेंट के साइड को सैनिटाइज करेंगे, एरिया को सैनिटाइज करेंगे, उसके बाद आप जो है वो आईवी पास करेंगे। ठीक है, फिर उसके डिफरेंट साइजेस होते हैं, उसके डिफरेंट गेजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू नीडल साइज, आपको वो पता होने चाहिए। वो मे बी आपके सामने रखे और आपसे पूछे कि ये इसका कलर है, जैसे आईवी के कलर्स होते हैं ब्लू, ग्रीन, इस तरह से पिंक, 18 गेज, 20 गेज, 15 गेज, इस तरह से। ठीक है, तो वो आप लोगों ने उसको याद करना है। ठीक है, फिर आपको ग्लव्स पहनने आने चाहिए। और कौन से ग्लव्स? सर्जिकल ग्लव्स, जो आप डिफरेंट सर्जिकल प्रोसीजर्स में आप पहनते हैं। ठीक है, और उसमें जो आपका जो है स्टरलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आपने सर्जिकल ग्लव्स पहनने होते हैं। अगर आप उसका प्रोसीजर यूट्यूब से देख के जाइएगा और उसको कोशिश करें कि वार्ड्स में जाएं अपनी, यहाँ किसी भी इमरजेंसी में जाएं, उनसे दूसरे सिंपल ग्लव्स लेके पहले उस पर प्रैक्टिस करें, फिर आप उनसे सर्जिकल ग्लव्स लेके उस पर प्रैक्टिस करें। वो आपने राइट वाला जो है वो पहले पहनना होता है, और दूसरा हाथ उसके इंटरनल आपने उसको जो है फिर उसके जरिए ऊपर लेके जाना है, फिर आपने उसके स्टरलाइज, वो वाला आपका हाथ फिर स्टरलाइज हो जाता है, उससे आप दूसरे ग्लव्स के लेफ्ट हैंड के स्टरलाइज पार्ट को टच कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टरलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें। हैंड वॉशिंग टेक्निक आपको आनी चाहिए। क्रैश कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी मेडिसिन का आपको पता होना चाहिए। उसमें सोलो कार्टिफिक मेडिसिन यूज होती है जो कि एक स्टीरॉइड है, और स्टीरॉइड वैसे भी आपको पता है उनको क्या कहा जाता है? लाइफ सेविंग ड्रग्स। ठीक है, तो सोलो कार्टिफ भी एक जो है वो आपका स्टीरॉइड है। फिर पायोडीन, हम पायोडीन क्यों यूज करते हैं और पायोडीन क्या है? ब्लीडिंग को रोकने के लिए मोस्टली यूज करते नो हैं, नो नो प्रिवेशन। नो नो नो, जो आपका पायोडीन है वो एंटीसेप्टिक है। वो आपका कभी भी ब्लीडिंग को स्टॉप नहीं करता, वो आपका एंटीसेप्टिक है, वो एरिया को क्लीन करता है। ठीक है, तो पायोडीन जो है सबसे पहले तरीका होता है जो आपने स्टरलाइज करना है किसी एरिया को। लेट्स सपोज कि आपने वहां कोई निडल पास करनी है ना, नॉर्मल जो हम आईवी वगैरह पास करते हैं उसके लिए तो पायोडीन यूज नहीं करते हम, लेकिन अगर हमने कोई मेजर प्रोसीजर्स करने हैं तो उसके लिए हम पहले अपने आप को स्टरलाइज करते हैं, फिर उस एरिया को जो स्टरलाइज करना होता है आप पहले उसके ऊपर, कुछ लोग जो हैं पहले उस पे सेप्टोडम, यानी कि जिसको आप ये हेक्सीशील्ड या आप कह लें कि क्या कहते हैं इसको, सैनिटाइजर। ठीक है, उसको सेप्टोडम भी कहते हैं, उसको हेक्सीशील्ड भी कहते हैं। पहले उस एरिया को वॉश करते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर पायोडीन लगाते हैं। और पायोडीन लगाने का भी एक स्पेसिफिक तरीका होता है, आपने उसको सर्कुलर वे में लगाना होता है कि जो एक एरिया से आप क्लीन करके दोबारा उसको उस एरिया पे नहीं लगाएंगे, बिकॉज वो गॉज पीस वहां से लग के गंदा हो चुका है, वो एरिया आपका साफ हो चुका है, आप उसको अगले एरिया पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसको 3 बार आपने इस तरह सर्कुलर वे में, एक बार गॉज को इसी तरह रोल किया, वॉश किया एरिया को, फिर उसको फेंका, फिर न्यू लिया, फिर उसको इसी तरह से, तो 3 बार करना होता है। तो ये है कि पायोडीन एक एंटीसेप्टिक है। ठीक है, अब पायोडीन जो है उसका नाम आगे हम देखते हैं। एटीटी मेडिसिन, ये तो आपकी मेडिसिन में भी आई थी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी। वो मेडिसिन का नाम और ड्यूरेशन किस तरह से आप यूज करते हैं, फिर कुछ जर्नल आपको जो है वो एंटी एमेटिक ड्रग्स का पता होना चाहिए। ठीक है, नाम पता होना चाहिए, वो फार्मा में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पायोडीन का नाम क्या है? पायोडीन का जो नेम हम लोग उसके ऊपर लिखा होता है, वो लिखा होता है पोविडोन आयोडीन, और ये टॉपिकल सोल्यूशन होता है। टॉपिकल है ना, हम इसको ऊपर लगाते हैं। ठीक है, और ये एक एंटीसेप्टिक है।
फिर है जी डिफरेंट सिरिंजेस आपको पता होने चाहिए। फिर सिरिंज का आपको पार्ट का पता होना चाहिए, नीडल है, प्लंजर है, ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। वो फिर वही बात, आईवी साइजेस पता होने चाहिए। हाँ, इंसुलिन सिरिंज जो है वो 3 cc की होती है, ठीक है, 3 cc की भी होती है, कुछ 1 cc की भी होती है, इतना स्मॉल साइज भी इसका होता है, ठीक है। तो इंसुलिन सिरिंज का कलर ऑरेंज होता है, तो आपने इसको पढ़ के जाना है, इंसुलिन स्पेशली। फिर उसका रूट क्या होता है, इंसुलिन आप कहाँ लगाते हैं? क्यूटेनियस रूट होता है। तो ये रूट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर फोलिस कैथेटर का पता होना चाहिए, फोलिस कैथेटर आप किस लिए यूज करते हैं, ठीक है। और हाँ, इसके इन्फेक्शियस डिजीज या कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने मेडिसिन का चैप्टर ये वाला फुल रीड कर लेना है। हम लोगों को तो उस टाइम पे नोट्स दिए हुए थे, लेकिन अब वो मेरे पास नहीं है, वरना मैं आपसे शेयर करती। तो वो पता करें, अगर आपके सीनियर्स के पास हैं तो डू रीड, ठीक है। फोलिस कैथेटर के 2 पार्ट होते हैं, उसमें बलून होता है। वो बलून में जब आप जैसे जैसे उस साइड से एयर को आप जो है वो उसमें इन्फ्लेट करते जाते हैं बलून को, तो दूसरी साइड उसके क्लोज हो जाती है, तो वो कैथेटर उस तरह से बंद होता है, ठीक है। और ये बताएं फॉलिज हम क्यों यूज करते हैं, फॉलिस कैथेटर, वो आपसे क्वेश्चन करें कि ये फॉलिस कैथेटर है और हम इसको किस वजह से यूज करते हैं, क्या आप आंसर देंगे? कोई भी पेशेंट जो आपके पास एमआई के साथ आया हुआ है, यानी कि उसको हार्ट अटैक है, या वो जो है वो बेड रिडन है, वो मूव नहीं कर सकता, आप उसको फोलिस कैथेटर पास करते हैं ताकि यूरिन रिटेंशन ना हो। तो यूरिन रिटेंशन को दूर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फोलिस कैथेटर, ठीक है। फिर कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आ गई। फिर आपको एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट का पता होना चाहिए, बेसिक लाइफ सपोर्ट का पता होना चाहिए, और सीपीआर किस तरह से करते हैं, ये भी आपके मेडिसिन के फर्स्ट चैप्टर में जो कार्डियक वाला है उसमें दिया होगा, उसमें पढ़िएगा। फिर मेडिसिन के आपने लास्ट 2 पेजेस सिलेबस के आपने केयरफुली उनको पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आपने प्रिपेयर करना है अपना। एनाटमी का, अच्छा एनाटमी का ना कुछ पता नहीं होता, एग्जामिनर किस तरह का क्वेश्चन कर ले, कभी बोन्स भी आगे रख देते हैं, उसकी ओस्पी में भी कई बार बोन्स ही दिखाई होती है, वैसे हमारी ओस्पी नहीं हुई थी, ठीक है। तो बोन्स के नेम आपको याद होने चाहिए, स्पेसिफिक उनके कोई इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स पता होने चाहिए। आइडेंटिफिकेशन आप एक्सरे पे किस तरह से करेंगे, ब्लड सप्लाई, आपको नर्व सप्लाई। फिर आपने अगर किसी भी पेशेंट की कोई बोन डिफॉर्मिटी है, वो आपको कह देते हैं कि पेशेंट जो है वो उसकी लेग फ्रैक्चर है या कुछ इस तरह से है, कोई डिफॉर्मिटी है, तो आप उसका एक्सरे किस तरह से करोगे, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये एनाटॉमी का इतना खास मुझे आइडिया नहीं कि वो आपसे क्या क्वेश्चन कर सकते हैं। आरएसटी, आरएसटी जो है इसका सिलेबस काफी ज्यादा होता है, और वो आपको अभी से पढ़ लेंगे, अभी से याद कर लेंगे, तो आगे आपके जो सिटी है उसमें और एनजीओ में भी काम आता ही है। जो थर्ड ईयर में आपने एनजीओ की बुक पढ़नी है उसमें भी एक्सरेज यूज होती हैं, ठीक है। तो एक्सरे प्रोडक्शन आपको पता होनी चाहिए, एक्सरे की इंटरेक्शन मैटर के साथ क्या होती है, एक्सरे की प्रोटेक्शन किस तरह से होती है, एक्सरे की क्या है बेसिक प्रोटेक्शन, आप एक्सरे से किस तरह से करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कार्डिक प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं कि हमने डोज का टाइम मिनिमम रखना है, डिस्टेंस को आप मैक्सिमाइज मुझे उनके करना है, नाम बता दें बस, कौन कौन से टाइम कार्डिनल? और इसके टाइम बाद शेड्यूलिंग शेड्यूलिंग ऑफ और लाइट डिस्टेंस। एंड टाइम एक्सरे। डिस्टेंस फील्ड, ठीक है। और एक यूज होता है अलारा, जो आपके लिए भी यानी कि ऑक्यूपेशनल के जो है उनके लिए भी, और दूसरा पेशेंट के लिए भी वो यूज होता है, ठीक है। दोनों ही यूज होते हैं, लेकिन अलारा प्रिंसिपल ऐसा है, एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। फिर वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि लेड की थिकनेस मिनिमम कितनी होनी चाहिए जिससे आपके जो है प्रॉपर प्रोटेक्शन होती है, वो होती है मतलब जो बेसिक रिकमेंडेड है वो 0.25 एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट है, तो उसकी लेड की जो थिकनेस होती है, ठीक है। जब आप उसको 1 पे ले जाते हैं तो उस पे 100% प्रोटेक्शन होती है, ठीक है।
तो आप लोगों ने ये याद करके जाना है कि लेड की कितनी थिकनेस होनी चाहिए जिससे पेशेंट की रेडिएशन प्रोटेक्शन या आपकी रेडिएशन प्रोटेक्शन जो है वो हो सकती है प्रॉपर। जब आप 1 के इक्वल पहनते हैं और वो सबसे ज्यादा लेड जो है वो हैवी हमारा एनजीओ का होता है, ठीक है, वो तो 9-10 kg ऑलमोस्ट हैवी होता है, बहुत मुश्किल होता है उसके साथ काम करना। तो वो आपने इसका एक तो आपको लेड का पता होना चाहिए। फिर लेड एप्रेन कभी भी प्राइमरी बीम से प्रोटेक्ट नहीं करता। क्या आप लोगों को पता है प्राइमरी बीम क्या होती है? यस मैम, जो एक्सरे ट्यूब की विंडोज से निकलती हैं। यस, जो एक्सरे ट्यूब की विंडो से निकलती है वो प्राइमरी बीम होती है, यानी कि जिस जो पेशेंट पे डायरेक्टली फॉल कर रही होती है वो प्राइमरी बीम होती है और वो सबसे ज्यादा हार्मफुल होती है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि कभी भी जो अटेंडेंट है या आप जो पेशेंट की पोजीशन करने गए हैं कभी भी प्राइमरी बीम में ना आए, क्योंकि पेशेंट को तो जरूरत है, आपको नहीं है। तो हम जो एक्सपोज होते हैं वो बेसिकली सेकेंडरी बीम से होते हैं जो हमारी स्कैटर्ड रेडिएशन से बनती है। तो जो लेड है वो स्कैटर से प्रोटेक्ट करता है, वो प्राइमरीज को प्रोटेक्ट नहीं करता। ये हम लोगों ने खुद इसका एक्सपेरिमेंट किया, हमने 2-3 लेड रखे, ये लास्ट मंथ की बात है। उसके ऊपर हमने एक्सरेज फॉल की, लेकिन उसने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया, इमेज हमारा ब्लर सा जरूर हो गया लेकिन फिर भी उसका इमेज बन रहा। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप ये चीजें इस तरह की करके जाएं कि वो प्राइमरी भी नहीं करेगा, वो आप ये देख लो। सेकेंडरी बीम को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, फिर आप इमेज के कंट्रास्ट को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, आप केवीपी को किस तरह से यूज करेंगे, एमएएस को कैसे करेंगे, किसको लो करेंगे, किसको हाई करेंगे, क्वालिटी को कौन कंट्रोल कर रहा है और क्वांटिटी को कौन कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्होंने सारी जिंदगी आपकी जाननी छोड़नी, इसलिए इनको अच्छे से पढ़िएगा। स्टोकेस्टिक इफेक्ट्स का पता होना चाहिए, डिटर्मिनिस्टिक। कैटरेक्ट के बारे में पूछेंगे वो आपसे, कैटरेक्ट कौन सा इफेक्ट है? डेटर्मिनिस्टिक, यस, स्टोकेस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक। ओके, अब आप लोगों के पास अगर स्कल का प्रोजेक्शन आपने करना है और आपके पास एक ही केसेट है तो आप कौन सा प्रोजेक्शन करेंगे जिसमें सारी की सारी बोन्स आ जाए या जिसमें ज्यादा बोन्स आ जाए, तो आप कौन सा प्रोजेक्शन करेंगे? हाँ जी, मैम यस, लेटरल, वेरी गुड। आप लोग लेटरल प्रोजेक्शन करेंगे। फिर है कि एक पेशेंट आपके पास ट्रॉमा के साथ आता है तो उसका आप स्कल का कौन सा प्रोजेक्शन करेंगे, तो वो आप लेटरल कैसेट लगा के और उस पर हॉरिजॉन्टल बीम आते हैं। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन क्या होती है और वो अच्छी होती है या बुरी होती है? तो मैग्निफिकेशन जो है वो बैड होती है, क्योंकि ठीक है इमेज जूम कर दिया या कुछ भी कर दिया लेकिन पेशेंट की रेडिएशन डोज उससे ज्यादा हो जाएगी, तो मैग्निफिकेशन इज बैड एक्चुअली। ठीक है, तो आपने ये स्टोकेस्टिक इफेक्ट, डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट्स भी अच्छे से पढ़ने हैं। रेडिएशन प्रोटेक्शन, प्रेग्नेंट फीमेल की प्रोटेक्शन आपने अच्छे से करनी है कि आप उसमें किस तरह से उसको प्रोटेक्ट करेंगे। अगर तो उसका बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि क्या कहते हैं उसको, आपने बेनिफिट्स वर्सेस रिस्क देखना है। अगर तो पेशेंट की लाइफ का मामला है, आपने पेशेंट को बचाना है जो फीमेल है, तो फिर आप उसका एक्सरे करेंगे। और अगर लाइक लेट्स सपोज के चेस्ट का है, हेड का है, तो आप बेटा उसके जो गुनेड्स हैं या जो बेबी वाला है क्या, आप उसको लेड के साथ प्रोटेक्ट कर देंगे ताकि वो एक्सपोज ना हो। ठीक है, माइक किसका ऑन है बेटा, माइक बंद करें रुखसाना। ठीक है जी, ओके। ग्रिड बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रिड की एरर्स वो पूछ लेते होते हैं। क्वालिटी कंट्रोल के बारे में वो क्वेश्चन कर लेते होते हैं कि क्यूसी क्या होता है और वो इम्पोर्टेंट क्यों होता है। आप लोगों को जो क्वालिटी कंट्रोल है ना वो कुछ में 1 माह बाद, 3 माह बाद इस तरह से होता है। ठीक है, ताकि आपकी वो जो मशीन है वो प्रॉपर वर्किंग में रहे। ठीक है, और इसको पीपीएम भी बोलते हैं, प्लांट पर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, पीपीएम भी बोलते हैं। ठीक है, और पीपीएम में ना मशीन का अप टाइम और डाउन टाइम ये पूछा जाता है। ठीक है, डाउन टाइम वो होता है कि मशीन कितनी देर बंद रही है। अगर कोई कंपनी जिसके अंडर है उसकी या मतलब मशीन के फॉल्ट की वजह से या वो मेंटेनेंस पीपीएम के लिए है तो जो बंद रहती है वो टाइम उसका नोट होता है। उसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया होता है उस लिहाज से वो अच्छा होता है कि अगर डाउन टाइम ज्यादा आपका नोट होगा तो उतना कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा देर चलेगा। ठीक है, तो ये डाउन टाइम अप टाइम इस बारे में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ये भी पता होना चाहिए। अब डार्क रूम में कौन सी लाइट यूज होती है और उस लाइट को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जी सेफ लाइट। ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ के जाइएगा, उसकी वेवलेंथ क्या होती है, वो मोस्टली रेड कलर की होती है।
ठीक है, लाइट सी होती है अगर आप लोगों ने जो है वो जर्नल में रोटेशन की हुई है। फिर लेटेंट इमेज क्या होता है, हील इफेक्ट क्या होता है, डोजीमीटर। मेरे से उसने जो आरएसटी वाले थे, आरएसटी के मेरे वाइवा में 90 मार्क्स थे, बट लेकिन क्योंकि मेरे रिटर्न में नहीं थे 85, इस वजह से मेरी डिस्टिंक्शन रह गई थी। तो उसने मेरे से डोजीमीटर पूछे थे, फिल्म बैजेस के बारे में कि पर्सनल कौन से होते हैं, और अगर आपने वैसे रेडिएशन कहीं पे डिटेक्शन के लिए जाना है तो आप कौन से यूज करेंगे, तो डोजीमीटर के बारे में पढ़ के जाइएगा। ठीक है जी। और इनमें से जो फिल्म बैजेस होते हैं उनमें एक्सरे फिल्म यूज होती है, ये याद रख के जाना आपने। और एक जो है वो टीएलडीज होते हैं, थर्मल ल्यूमिनेसेंस। ठीक है। फिर आपने आर्टिफैक्ट्स के बारे में पढ़ना है। फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी में वो फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये आपका छोटा सा वाइवा होता है, आई थिंक ये होगा 50 मार्क्स का। ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, आपके सिलेबस में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम नहीं है। हमारी बात जो एग्जामिनर एक्सटर्नल आई थी वो सारे के सारे एएनएस से पूछी जा रही थी। ठीक है। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि आपके इसमें एएनएस नहीं है। फार्माकोकाइनेटिक्स, ड्रग के साइड इफेक्ट पूछ सकते हैं, एंटीएमेटिक ड्रग्स पढ़ के जाइएगा, और एंटीडोट डिफरेंट ड्रग्स की, मोस्टली वो बेंजोडाइजेपिन्स की आई थिंक पूछते हैं, वो फ्लूमेजेनिल जो है। ठीक है। और बार्बिचुरेट्स वगैरह, ये आपने पढ़ के जाना है। ठीक है जी। अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज मीटिंग का टाइम हमारा खत्म होने वाला है। मैम मेरा क्वेश्चन था, मैम जो इसमें मेडिसिन में जो ड्रग्स है वो डिजीजेस